अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS 605 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 15 तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। होप्स हो कि आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी इस सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी आसान था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि काफ़ी ईजी सा सब्जेक्ट है, बहुत सी ईजी सी चीज़ें हैं इसके अंदर और हैंड नोट्स भी काफ़ी शॉर्ट हैं। तो आप इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से स्कोर गेन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इसमें बहुत अच्छा CGPA ले सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो। होप्स हो कि अभी तक मिड टर्म की आपकी तैयारी हो गई है, लेक्चर नंबर 15 तक आपने डन कर लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमने कर लिए हैं, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेक्चर नंबर 16 आज रिकॉर्ड करने लगी हूँ। इस वीडियो के अंदर हम 16, 17, 18 बाकी की तीनों लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। अब 18 तक हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो इसका जो सिलेबस था वो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 18 तक था, ठीक है। तो इस वजह से हम उसी को फॉलो करें। मे बी इस दफ़ा भी वही सिलेबस हो। कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी LMS में अनाउंसमेंट नहीं आती हम कुछ कह नहीं सकते। तो जैसे ही आपकी अनाउंसमेंट आएगी LMS पे, आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप्स में कि आपके लेक्चर 22 तक हैं। अगर 22 तक हुए तो फिर हम लेक्चर एक और वीडियो में बाकी के 4 लेक्चर्स भी कवर कर लेंगे। तो होप्स हो कि लेक्चर नंबर 18 तक ही हैं, तो हम आप 18 तक प्रिपेयर कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेक्चर नंबर 16 में काफ़ी थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है पहली लाइन ही इसका MCQs है, उसको देख लेते हैं कि अ गुड मैट्रिक सिस्टम इज़ द ओनली वन विच इज़ सिंपल एंड चीप। ये MCQs काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है कि एक मैट्रिक सिस्टम गुड कब होता है, जब वो चीप और सिंपल होता है, ठीक है। जब सस्ता होता है और आसान से बन सकता है तो वो फिर जो है वो अच्छा सिस्टम कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने डाटा कलेक्ट करने की कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, वो हम सब भी ग्राफ देखेंगे। वी कैन कलेक्ट द डाटा अबाउट द डिफेक्ट्स रिपोर्टेड। डिफेक्ट्स किस में आ रहे हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ गए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक उनका डाटा कलेक्ट करें कि कौन से डिफेक्ट्स रिपोर्टेड हुए हैं, यानी कि बताए गए हैं कि यहाँ डिफेक्ट्स आए थे। उसके बाद डिफेक्ट्स है वो फिक्स्ड हो गए हैं या नहीं हुए, वो सारे डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्राफ है, यहाँ पर कुछ डिफेक्ट्स एक साइड पर रखे हुए हैं और एक साइड में टाइम रखा हुआ है कि टोटल रिपोर्टेड जो है डिफेक्ट्स थे वो इतने सारे थे और उसके बाद उनको जो है वो किस टाइम पे वो डिफेक्ट हुए थे, वो सारा आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसे कलेक्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, इसे कलेक्ट करने का ये इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल तब होगी जब आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में जान पाएंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस स्टेट पे है, क्या उसमें बार बार डिफेक्ट आ रहे हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने एक बंदे को डिलीवर कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया, लेकिन आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई ही नहीं है क्योंकि बार बार डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप जब ये ग्राफ बनाएंगे तो इसके बाद आप जान पाएंगे कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कितने ज़्यादा डिफेक्ट्स हैं, ताकि आप उनको करेक्ट कर सकें और फर्दर वो मिस्टेक्स ना हों, ठीक है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये 2 MCQs यहाँ पे दिए हुए हैं। ये MCQs हर बार आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, रिपीट होते हैं, तो इसलिए हमने ये MCQs मैंने यहाँ पे साइड पे लिख दिए कि अगर डिफेक्ट्स के जो गैप बिटवीन द डिफेक्ट इंक्रीज, अगर तो जो गैप है डिफेक्ट जो रिपोर्टेड हुए थे और फिक्स करने में, डिफेक्ट को फिक्स करने में जो गैप था, अगर तो वो ज़्यादा है, यानी कि डिफेक्ट्स जो है वो रिपोर्ट हो गए लेकिन फिक्स बहुत देर बाद हुए, तो उसके अंदर काफ़ी सारा गैप आ गया। अगर तो वो गैप बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट अनस्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि आपने डिफेक्ट तो सही ही नहीं किए। अगर आप सही नहीं करेंगे, उनको फिक्स नहीं करेंगे, तो वो अनस्टेबल प्रोडक्ट होगी। अगर तो गैप थोड़ा है, अगर गैप डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, अगर गैप डिक्रीजिंग है, डिफेक्ट रिपोर्ट हुए, आपने फ़ौरन से उनको फिक्स कर दिया, आपने फ़ौरन डिफेक्ट फिक्स कर दिया, तो गैप थोड़ा हो गया। जब गैप थोड़ा है तो आपकी प्रोडक्ट को कहा जाएगा कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इस बात को आपने यहाँ से ज़रूर समझना है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ आपके पेपर में पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। डिफेक्ट्स और हमने इनको डिफेक्ट जो रिपोर्ट हुए और जब उनको फिक्स किया गया उसके दरमियान में एक ग्राफ बनाया गया और देखा गया कि आपके जो प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट जितने ज़्यादा आ रहे हैं और आप क्या उनको जल्दी फिक्स कर रहे हैं या नहीं। अगर आप उनको नहीं फिक्स कर रहे जल्दी तो आपकी प्रोडक्ट अनस्टेबल कंडीशन में होगी। यहाँ पर उन्होंने एक और ग्राफ आपको दिया हुआ है कि गिवन पॉइंट पे अगर जो डिफेक्ट्स हैं उनका जो टाइम है वो कम है इनके लोअर लिमिट से, तो इसका मतलब है कि अच्छी जॉब नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, अगर तो डिफेक्ट्स रिपोर्ट हुए कुछ दिन पहले, 15-20 दिन हो गए, आपने कोई डिफेक्ट को सेट नहीं किया, तो आपकी प्रोडक्ट तो अनस्टेबल कंडीशन में है। तो इसका मतलब है कि जो टीम है आपकी वो अच्छा काम ही नहीं कर रही, ठीक है। और अगर तो ये अपर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट है वो अप टू मार्क नहीं है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है, ये भी MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। बाकी इस लेक्चर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। लेक्चर नंबर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन आया था 2023 में, शॉर्ट क्वेश्चन था कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल डिफेक्ट इज़ टू लार्ज देन व्हाट हैपन, और कुछ ऐसा क्वेश्चन था, मुझे क्वेश्चन माइंड में नहीं है बट मैंने इसे कहीं देखा था। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल डिफेक्ट इज़ टू लार्ज देन इट मीन्स दैट देयर इज़ अ टाइट कपलिंग
अगर तो डिफेक्ट जो है रिपल टैंक में ज़्यादा होगा, रिपल डिफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा कि टाइट कपलिंग है और आपका डिज़ाइन जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। जब कपलिंग टाइट होगी तो डिज़ाइन मेंटेनेबल नहीं होगा। ये आपने MCQs के लिहाज से याद रखना है, या आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एंड पे उन्होंने बताया कि 2 टीम्स होती हैं, एक डेवलपमेंट टीम और एक टेस्टिंग टीम। ये दोनों मिलकर काम करती हैं आपके सॉफ्टवेयर पे, इनके एक डेवलप कर और एक टेस्ट कर रहा है कि वो काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लेक्चर नंबर 16 में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 17 में चलते। लेक्चर नंबर 17 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी कैरी की जाती है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसको कैरी करता है चेक करने के लिए 4-5 बातें। वो 5 बातें क्या हैं? पहली तो है कि सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन, आपने इनकी तरतीब याद रखनी है, अक्सर MCQs में भी और क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। पहले तो सॉफ्टवेयर का स्कोप एस्टिमेशन की जाती है, उसके बाद उसके रिसोर्सेज जितने रिक्वायर्ड हैं वो चेक किए जाते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। उसके बाद हमें टाइम रिक्वायरमेंट को हम मेजर करते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चरल डिकम्पोजिशन है और फिर रिस्क एनालिसिस और प्लानिंग है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन है, इनको डिटेल में हम सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर स्कोप एस्टिमेशन क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है कि डाटा और जो कंट्रोल है वो प्रोसीड हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, परफॉर्मेंस है, कंस्ट्रेंट है, रिलायबिलिटी है, क्या है। तो ये हम इसको एस्टिमेट कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर का स्कोप आप एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक MCQs पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, जिसको मैंने ग्रीन हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्कोप, अगर आपने स्कोप को अंडरस्टैंड करना है अपने प्रोजेक्ट का कि उसका स्कोप है भी या नहीं, तो आपको एक क्लाइंट के साथ अपनी एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लाइंट के साथ मीटिंग करना, क्लाइंट से बात करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्लाइंट से बात नहीं करेंगे तो आप तो प्रोजेक्ट अच्छा बना ही नहीं पाएंगे। अगर आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन रखते हैं तो आप अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द एनालिस्ट बता रहे हैं कि जो एनालिस्ट होता है, यानी कि आप एनालिस्ट हैं यहाँ पे अब। ठीक है, जो एनालिस्ट होता है उसको एक रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए क्लाइंट के साथ, ताकि वो फ्री क्वेश्चन उससे पूछे, एक रिलेशनशिप डेवलप करे, ताकि जो है वो कोई भी काम में बाद में मिस्टेक ना हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं कि हु इज़ बिहाइंड द रिक्वेस्ट, यानी कि स्पॉन्सर कौन है, उससे कौन है जिस प्रोजेक्ट को आगे चलाएगा। ठीक है, उसके बाद इस हु विल बी द सोल्यूशन, यानी कि कौन से यूज़र हैं इसके, कौन यूज़ करेगा इस सॉफ्टवेयर को, और उसके इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे हैं, यानी कि कैसे हम क्यों बना रहे हैं आप। जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होंगी तभी आप अच्छा प्रोजेक्ट बना पाएंगे। अगर तो कोई प्रोजेक्ट किसी क्विज से रिलेटेड है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होंगी आप प्रोजेक्ट को अच्छे से नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको जो है वो अपने क्लाइंट के साथ अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उससे फ्री क्वेश्चन पूछ सकें। उसके बाद यहाँ पे फास्ट दिया हुआ है, फास्ट क्या है, इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी पेपर में आ चुकी है, तो वो देख लेते हैं। फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक को सिंपली फास्ट कहा जाता है। इसकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। ये एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है, जिसमें आपने रिक्वायरमेंट को गैदर करना है। अभी हमने देखा कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके प्रोजेक्ट की, यानी कि जिस बंदे का आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो आपसे क्या क्या चाहता है। जब आपको वही नहीं पता होंगी तो आप उसका प्रोजेक्ट अच्छा बना नहीं सकते। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट को आप इकट्ठा करें, जमा करें। ठीक है, तो ये जो एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसमें रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है, जिनको अर्ली स्टेजेस में एनालिसिस जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, स्पेसिफिकेशन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन दिस केस जॉइंट टीम ऑफ कस्टमर्स एंड डेवलपर्स वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। इस केस में जो आपने टीम बनाई हुई है वो भी, कस्टमर भी, डेवलपर भी, सब मिलकर काम करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं क्या है, उसका पर्पस क्या है, सोल्यूशन बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ये स्पेसिफाई करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को, और बहुत कुछ है मिल के करते हैं। तो फास्ट बेसिकली एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट को हम जमा कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल आप फास्ट की डेफिनेशन ये माइंड में रखें कि फास्ट जो है वो एक टीम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर फिजिबिलिटी के बारे में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फिजिबिलिटी एनालिसिस क्यों की जाती है। फिजिबिलिटी एनालिसिस इसलिए की जाती है ये चेक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है वो स्कोप के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इसके लिए इसके 4 डायमेंशन है और चारों डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs क्विज़ेस सब के लिहाज से। तो 4 डायमेंशन कौन से हैं ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शॉर्ट होते हैं ना, शॉर्ट में आपसे 4 ही चीज़ें पूछी जा सकती हैं 4 मार्क्स की, आपने सिर्फ इनके नाम बताने। पहला टेक्नोलॉजी है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है और ये क्या टेक्निकली फिजिबल है, यानी कि टेक्निकली इस पे काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, फाइनेंस यानी कि उसके जो उस पर जो खर्चा हुआ है वो कितना खर्चा है, क्या वो क्लाइंट उससे अफोर्ड कर सकता है, क्या क्लाइंट जो है या फिर जो भी मार्केट है या जो भी आपका कस्टमर है
जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या वो इसको फाइनेंशियली अफोर्ड कर पाएगा। फिर टाइम है कि इस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा मार्केट में अपने कंपटीशन को बीट करने में, यानी कि मार्केट में और बहुत सारी ना प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं, तो आपके सॉफ्टवेयर को कितना टाइम लगेगा कि वो मार्केट में बाकी सारे सॉफ्टवेयर से आगे निकल जाएगा। कैन वी कम्प्लीट द प्रोजेक्ट इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, क्या आप टाइम पे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद रिसोर्सेज, आपके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, आपको पता है कि पीपल भी इसमें रिसोर्सेज होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि ह्यूमन जो है वो रिसोर्सेज होते हैं सॉफ्टवेयर में या नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और बहुत सारे टूल्स, वो सारे जितने भी आप टूल इस्तेमाल करें ना, वो सारे आपके रिसोर्सेज हो गए। प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं है, इसके लिए 4 डायमेंशन को चेक किया जाता है, जो है टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टाइम और रिसोर्सेज। आपने ये चारों डायमेंशन अपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। अब जो सेकंड पॉइंट है, वंस द प्रोजेक्ट इज फिजिबली कैन बी डिटरमाइन, जब आपने प्रोजेक्ट को चेक कर लिया वो फिजिबल है, चारों डायमेंशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब मैनेजर को अपनी एक्टिविटी को एस्टिमेट करना है। और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डिफिकल्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन जो है वो एक डिफिकल्ट जो है वो एक्सरसाइज है। उसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो एक हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करता है। ये भी एमसीक्यूज आ चुका है कि वो कौन सा डाटा कलेक्ट करता है, तो वो हिस्टोरिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जितने उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट किए, कौन कौन से टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, कौन कौन से मॉडल इस्तेमाल किए गए, कहाँ कहाँ रिसर्च की गई, तो सारा हिस्टोरिक डाटा जो है वो चेकआउट करता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपेरिकल मॉडल के बारे में बताया हुआ है, कुछ और भी मॉडल्स हैं वो देखते हैं। इंपेरिकल मॉडल जो है एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, एक मॉडल है जो हिस्टोरिक डाटा पे डिपेंड करता है। तो आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन किस बेस पे जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है, ठीक है। ये सारे काम प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा है, हिस्टोरिक डाटा की बुनियाद पे करता है। और हिस्टोरिक डाटा को कौन इस्तेमाल करता है, आगे इंपेरिकल फार्मूला में इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसकी जो बेसिक फार्मूला है वो आपको दिया हुआ है, A = A+B, स्टैटिक इनकेस की पावर और फिर EV की पावर C। स्टैटिक का यहाँ मीन मल्टीप्लाई है, ठीक है। ए बी को प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर इसके साथ। अब ईवी क्या है, ईवी हम नीचे में दिया हुआ है कि ईवी इज़ द एफर्ट इन टर्म ऑफ लाइंस ऑफ कोड। और एफपी, ए भी हमारे पास इंपेरिकल के कॉन्स्टेंट्स हैं, ई हमारे पास एफर्ट इन टर्म ऑफ अ पर्सन मंथ है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी नहीं होंगी, आपने फार्मूला माइंड में रखने और आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी फार्मूलाज आपकी बुक में गिवन हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो आपने फार्मूला माइंड में रखने, चीज़ें आपको सारी गिवन होंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईवी, अब किसी को क्या पता कि ईवी का क्या मतलब है, इफेक्ट इन टर्म ऑफ लाइंस ऑफ कोड। आपको दिया होगा इफेक्ट ऑफ इन टर्म ऑफ लाइन ऑफ कोड आर 16 और 17। अब जब आपको पता होगा कि ये ईवी है तभी आप इसको फॉर्मूला में पुट कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। उसके बाद एक और फेमस मॉडल जो है वो इसका था, जो वो कोकोमो था, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इसका ये भी एमसीक्यू से इसकी फुल फॉर्म पूछ जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है। और इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये भी आपने याद रखना है, E = 3.2 KLOC raised to power 1.05। तो ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। सम ऑफ दीज मॉडल्स टेक इनटू अकाउंट द प्रोजेक्ट एडजस्टमेंट। अभी कुछ हमने मॉडल देखे थे, कुछ जो है वो आपके जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे साबित नहीं होते। तो उसके बाद इन्हें सॉफ्टवेयर इक्वेशन बताई हुई है, ऐसे आपने इक्वेशन माइंड में रखनी है। इक्वेशन में कौन सी चीज़ें क्या हैं आपने ये याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इक्वेशन है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। LOC हमारे पास यहाँ पर गिवन है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया है B के साथ, और B यहाँ पर स्पेशल स्किल फैक्टर है, आपको उनने बताया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको P दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी पैरामीटर हैं। उसके बाद 1T का पावर 4, T क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको नीचे ने बताई भी हैं कि ये यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या स्टैंड कर रही है, तो वो भी आपने याद रखनी है और इक्वेशंस भी याद रखनी है, न्यूमेरिकल के लिए भी और MCQs के लिए भी, ठीक है। दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिसीजन ट्री दिया हुआ है। डिसीजन ट्रीज को बिल्ड किया जाता है एनालाइज करने के लिए कि डिफरेंट ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम एक डिसीजन ट्री दिया हुआ है, ये कुछ इस तरह का होता है। तो इस पर मैंने काफ़ी थोड़े से वो हो गया क्योंकि लेक्चर पहले से रिकॉर्ड हो चुका था, तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन वो लेक्चर अपलोड नहीं हो सका, इस वजह से आपको न दिख रहा होगा कि मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड किया था, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर एक बिल्ड का फॉर्मूला ने बताया कि सिंपल को डिफिकल्ट में प्लस करना है, और रीयूज़ का फॉर्मूला बताया कि माइनर को मेजर में प्लस करना है। बाय का फॉर्मूला है माइनर और मेजर को प्लस करना है, और कॉन्ट्रैक्ट विदाउट चेंज प्लस विद चेंज। ये कुछ फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर आपको बताए हुए हैं, और यही इस इक्वेशन में हो रहे हैं इस ट्री में। अब ये ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक बिल्ड के लिए जा रही है लाइन, एक रीयूज़ के लिए जा रही है लाइन, एक बाय के लिए जा रही है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही है। 4 हमारे पास लाइन है, यानी कि 4 चीज़ें हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें जो है वो एंड पर जाके फाइंड आउट होंगी। बीच में से कौन कौन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा वो इन ट्री में इन्होंने शो करवाया है।
बिल्ड के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल और डिफ़िकल्ट इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस। ठीक है, यहाँ पे बिल्ड और सिंपल है, हम यहाँ बिल्ड के लिए सिंपल और डिफ़िकल्ट को प्लस करना है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 0.30 और 0.70 को। ठीक है, यहाँ पर बिल्ड और सिंपल और डिफ़िकल्ट को हम प्लस करेंगे। रीयूज़ में माइनर चेंज और मेजर चेंज आप देख सकते हैं, और फिर मेजर चेंज में भी आगे सिंपल और कम्प्लेक्स आता है। उसके बाद बाय में माइनर चेंज है, मेजर चेंज है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर विदाउट चेंज और विद चेंज है। ये चार जो फॉर्मूले थे वो मैंने साइड पे लिख दिए हैं कि बिल्ड के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है, रीयूज़ के लिए ये, बाय के लिए ये, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये। यही चार फॉर्मूला यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं। तो उनको डिस्क्रिप्शन की बजाय अगर आप ये साइड पे जो मैंने लिखे हैं अगर आप ये भी माइंड में रखते हैं तो आपको हिस्ट्री को आसानी होगी समझने में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन की है, और सिंपल बाय बिल्ड को निकालने के लिए सिंपल और डिफ़िकल्ट को प्लस किया है, रीयूज़ के लिए माइनर और मेजर को प्लस किया है, और इस तरह से ये फॉर्मूले से कुछ चीज़ें यहाँ पर इन्होंने निकाल ली। नीचे इन्होंने आपको बताया भी हुआ है कि बिल्ड के लिए कैसे इन्होंने क्या किया, प्लस किया देखें। उसके बाद इसको 45,000 से इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे कोई कुछ कैलकुलेशन की हुई है सिंपल। वैसे एज इट इज़ ये पेपर में आती नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए, कोई पता भी नहीं होता। और फिर ये फाइनल वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक टोटल फार्मूला भी दे दिया कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट को हम क्या करते हैं, सबमिशन पाथ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद प्रोबेबिलिटी के साथ एस्टिमेटेड पाथ कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके भी इनको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये आपकी एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट की पूरी वैल्यू दे दी गई है। उसके बाद लेक्चर नंबर 18 हमारा स्टार्ट हो जाता है। लेक्चर नंबर 18 में हमारे पास रिस्क एनालिसिस की बात की गई है, तो उसको देख लेते हैं वो क्या है। जो हमारे पास किसी भी चीज़ को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट को जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तो आप अच्छे से उस पर एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, और ना ही आप उसके अंदर चेंजेस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन 2022 में आया था कि रिस्क एनालिसिस मैनेजमेंट में कौन से कंसर्न होते हैं, कौन से इशू होते हैं। तो 3 तरह के कंसर्न को वो जो है इशूज़ को डील करता है, फ्यूचर को, चेंज को और चॉइस को। फ्यूचर क्या कि कौन से रिस्क फ्यूचर में होंगे, चेंज कौन सी चेंज आपकी होंगी अगर आप रिस्क आ जाता है तो प्रोजेक्ट में कोई रिस्क आ जाता है तो कौन सी तब्दीलियाँ हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद चॉइस है कि अगर रिस्क आ जाता है तो हमारे पास कौन से चॉइस बचेंगी, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं आपके लिए कि कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखें, 2 बेसिक रिस्क मैनेजमेंट फिलोसफी जो थी उसकी रिएक्टिव और प्रोएक्टिव थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में क्या डिफरेंस है। तो रिएक्टिव में जो है वो यहाँ पर देखें कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते प्रॉब्लम्स की अंटिल वो हैपन, जब तक वो प्रॉब्लम्स हैपन नहीं हो जाती। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं जब तक वो प्रॉब्लम होती नहीं है, हम उसके बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं। लेकिन प्रोएक्टिव में क्या होता है कि इसमें टेक्निकली पहले स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर आप सोच लेते हैं कि अब आपने करना क्या है। ठीक है, इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, अब वो पहले से सोचा हुआ होता है आपने, वो आप पहले से सोच लेते हैं। इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद रिस्क के 2 कंसर्न हैं, एक अनसर्टेनिटी और एक लॉस। तो रिस्क अगर अनसर्टेनिटी क्या है कि रिस्क या तो होगा या तो नहीं होगा, और लॉस अगर हो गया तो फिर तो आपको बहुत नुकसान होगा। तो इस द रिस्क बिकम्स अ रियलिटी, अगर तो रिस्क रियलिटी में तब्दील हो जाता है तो फिर आपको बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास रिस्क की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, रिस्क एनालिसिस इन्वॉल्व्स द क्वांटिफाई द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द रिस्क एंड लॉस एसोसिएटेड विद इट। सो पीएम ट्राइज टू फाइंड आउट द आंसर। पीएम कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इन आंसर्स क्वेश्चन को जो है वो आंसर करने की कोशिश करता है। अब वो क्वेश्चन क्या है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे पास पीएम है यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कौन से आंसर्स को जो है वो कौन से क्वेश्चंस को आंसर करता है जब रिस्क हो जाता है। ठीक है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, क्या और बुरा हो सकता है, व्हाट इज़ लाइकलीहुड ऑफ इट गोइंग रॉन्ग, व्हाट विल बी डैमेज बी एंड व्हाट कैन डू इफ अबाउट इट। यानी कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे, कौन से नुकसानात होंगे, इसमें से क्या गलत है और क्या गलत होने के चांसेस है। तो वो सारे जो एस्टिमेशन होता है वो हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 18 कंप्लीट हो गया। आगे लेक्चर नंबर 19 में भी रिस्क एनालिसिस की बात है, टाइप्स रिस्क, डिफरेंट रिस्क की टाइप्स दी हुई हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मिड टर्म में वो इंक्लूड हुआ तो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो आज होप्स हो कि आपको आज के तीनों लेक्चर समझ आए हुए होंगे। तो अगर आपको डिसीजन ट्री समझ नहीं आता तो आप ज़रा इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सिंपल और डिफ़िकल्ट था तो उनको प्लस किया गया है, उसके बाद उसको जो है यहाँ पर प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये काफ़ी आसान सा है। और वैसे ये डिसीजन ट्री आपको आता नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री भी हम बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को हम एनालाइज करने के लिए अगर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 4 ऑप्शंस आपको शो करवाई हैं और फिर उन 4 ऑप्शंस का डिसीजन ट्री बनाया है। उनका फॉर्मूला भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एमसीक्यूज़ के लिहाज से चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। जितने भी फार्मूलाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फार्मूलाज जो है वो अक्सर आपके पेपर में आते हैं। तो फार्मूलाज आपने ज़रूर करने हैं। फार्मूलाज से आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर आपको फार्मूला आता होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे।
तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको लेक्चर 16, 17 और 18 समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। इसके अलावा जो है वो इसके बाद हमारे जो अगर आपकी मिड टर्म की अनाउंसमेंट आ जाती है तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं बाकी के 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगी। तो होप्स हो कि आपकी मिड टर्म की तैयारियाँ बहुत अच्छी होगी। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रिपेयर की हैं। हमने सारे MCQs भी देख लिए हैं जो पास्ट में आए हुए हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच।